हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री गणेशा क्लासेस। मैं हूँ डिम्पल और मैं आई हूँ आपके मैथ सब्जेक्ट को बनाने आसान। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां मैंने कौन से क्वेश्चन को लिया गया है ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन से क्वेश्चन को लिया गया है। एक श्रेणी हमको दी है जिसका अंतिम पद क्या है 218 है। अब हमको यहाँ पे क्या बोला, प्रश्न में पदों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमको बोला है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है पार्ट 4 का प्रश्नावली 1 से, एक्सरसाइज 1 से लिया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। माना कि श्रेणी में पदों की संख्या n है, यही हमको प्रश्न में पूछा कि पदों की संख्या क्या है, तो हमें पता नहीं है तो हमने क्या माना, n माना। अब प्रश्नानुसार हमने क्या लिया, प्रथम पद यहाँ पे क्या माना हमने, प्रथम पद a बराबर क्या है 8 है। प्रश्न में दिया ये देखिए पहला वाला पद क्या है 8 है। अब यहाँ पे सर्वांतर d के लिए क्या करते हैं, बाद वाले पद को पहले वाले पद से हम घटा देते हैं। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, धन 7, ठीक है। तो हमारा d क्या निकला, d का वैल्यू क्या आया, धन 7 आया। अब यहाँ पे देखिए अंतिम पद जिसको हम l से दिखाते हैं, l से दर्शाते हैं जिसको, वो क्या है 218। ये देखिए लास्ट वाला पद हमारा क्या है 218। अब इसको हमको देख के सब हमको मान पता है। अब यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबका वैल्यू पुट कर देना है। a का, अब n का तो हमको पता नहीं, यही हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे d का सबका वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे देखिए श्रेणी समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब क्या है, यहाँ पे इसको l से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए l का मतलब अंतिम पद का क्या है, अंतिम पद 218, तो यहाँ पे हमने 218 लिखा। a का वैल्यू लिख दिया 8, n-1 का n-1 वैसे इट इज वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए d का मान क्या है 7 है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। अब क्या हो रहा है, ये 7 का पहले इस n से गुणा होगा, फिर ये 7 का इस ऋण 1 से गुणा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 का 8 मैंने लिख दिया, 7 का n से गुणा होगा 7n होगा, 7 का ऋण 1 से गुणा हो जाएगा तो ऋण 7 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 7 जाएगा, घटेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको पास लिख दिया 8 ऋण 7 और 7n को यहाँ पे बगल में लिख दिया। 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, धन 7n। और 218 देखिए पूरे वैसे ही लिखाते आ रहा है 218। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक जो धन में है वो इधर आके क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। एक इधर आके ऋण हो गया तो कितना 218 से 1 कम होकर 217 बन गया, 7n का 7n। अब यहाँ पे देखिए 7 और n क्या है, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है दोनों, ठीक है। तो n क्या हो, n का हमको वैल्यू निकालना है, तो 7 गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भागते देखिए मैंने बटे में लिख दिया, नीचे में लिखा है। अब यहाँ पे कट जाएगा, ये 7 1 कम 7 और 7 के पहाड़े में 21 कितने बार में आता है, 3 बार में, 7 21, फिर 7 1 कम 7 तो कितना आया 31, 31, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आया 31। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 31 है, ठीक है। मतलब बीच में जो भी पद है वो और कितने पद आएंगे टोटल, यहाँ से यहाँ तक सबको मिला के कितने पद होंगे, टोटल 31 पद होंगे, ठीक। बस ऐसे ही हमको इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, ऐसे ही हमको इसको समझना है स्टूडेंट। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हमको प्रश्न में बोला 2 समीकरण हमको दिया रहेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब उसमें क्या बोला रहेगा, ये k के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। हमको इनडायरेक्टली क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिया गया है समीकरण निकाय। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या दिया था, ये जो -2 वो हमने इधर लिख के बराबर में 0 लिखे, तो क्वेश्चन में क्या लिखा था, x ऋण ky बराबर 2। ये जो ऋण 2 हमको हमने इधर ये ऋण 2 को इधर पक्षांतर कर दिया, ठीक है, इसलिए जो धन 2 था वो ऋण 2 हो गया। सेम वैसे यहाँ पे 3x धन 2y और बराबर 5 ये लिखा हुआ था, ये 5 इधर आके ऋण 5 हो गया। देखिए ऋण 5 और ऋण 2 ये ऐसा था क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा ये समीकरण आपको दिया गया होगा स्टूडेंट, उसको हमको सबसे पहले क्या करना है, जो 2 धन में इधर था उसको इधर ला के ऋण 2 कर दिए, इधर जो धन 5 था उसको इधर ला के हम ऋण 5 कर दिए, ठीक, बराबर 0 कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये a1 का वैल्यू है, तो a1 बराबर कुछ नहीं मतलब क्या है 1। ये देखिए b का क्या है, b1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये क्या है ऋण के, उसके चिन्ह के साथ लेके चलना है ना, ऋण के। c1 का वैल्यू क्या है, ऋण 2। सेम वैसे a2 का वैल्यू क्या है 3, b2 का वैल्यू क्या है 2, c2 का वैल्यू क्या है ऋण 5, ठीक है। तो मैंने सबका वैल्यू लिख दिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2 सबका वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, समीकरण निकाय क्या है, निकाय का एक अद्वितीय हल है, और उसके लिए अद्वितीय हल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद होना जरूरी है, उसका शर्त। अद्वितीय हल के लिए क्या शर्त लागू होता है, उसमें a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, और बराबर है c1 बटे में c2 के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये अद्वितीय हल के लिए ये वाला शर्त लागू होगा। बस आपको वैल्यू पुट करना है। a1 का मान यहाँ पे क्या है 1 और a2 का मान क्या है यहाँ पे 3, तो 1 बटे में 3 यहाँ देखिए मैंने लिख दिया। अब b1 और b2 का मान लिखना है, b1 का मान क्या है यहाँ पे ऋण के, b2 का मान क्या है यहाँ पे 2 है, तो ऋण के बटे में 2 ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, तिर्यक गुणा हो रहा है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए तिर्यक गुणा लिख देती हूँ मैं, तिर्यक गुणा हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 का गुणा इस 1 से होगा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
अब ये 3 का गुणा इस ऋण के से हो रहा है, 3 का गुणा ऋण के से मैंने लिखा, 2 का गुणा 1 से 2 एकम 2, 3 का ऋण के से गुणा तो ऋण 3 के आ जाएगा। अब क्योंकि हमको के का मान ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का 2 और जो ऋण 3 जो था के साथ गुणा में वो ऋण 3 इधर जाके भाग में हो जाएगा, ऋण 3 आ जाएगा बटे में नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे के जो है वो बराबर नहीं है, इसका साइन लगाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम ये लेके चल रहे हैं और इस शर्त में यही बोला है a1 बटे में 2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के, इसलिए बराबर नहीं है का साइन हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, बराबर नहीं है ये। अब यहाँ पे देखिए तो के का मान हमने निकाल दिया, यही के का मान होगा ऋण 2 बटे में 3, ये हमारा क्या है के का वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए ये आप लिख सकते हैं के ऋण 2 बटे 3 के मान के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ये आपको लिखना है ऐसे और इसको ऐसे समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना पड़ेगा इसका शर्त, उसके बाद आप इसको ईजी इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे इसको समझना है। स्टूडेंट्स अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये बोला है समीकरण निकाय को हल करने की आवश्यक शर्तें लिखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। नॉर्मली क्या होता है हम बुक के सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते हैं जो भी वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी इस टाइप का जो लिखा है जैसे आवश्यक शर्तें हम सोचे नहीं रहते, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये सब हमको पढ़ना चाहिए। आवश्यक शर्तें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरे आपके क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज जो है वो सारे इसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको समझते हैं कि समीकरण निकाय को हल करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या होती है। तो यहाँ 3 आवश्यक शर्तें होती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बना के आपको प्रॉपर समझाने का ट्राई किया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्रमांक लिखा, प्रतिबंध या शर्त लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी शर्तें होती हैं, तो 3 शर्तें होती हैं यहाँ पे। समीकरण निकाय के हल, कौन कौन से हल हमको प्राप्त होंगे वो शर्त में, और ज्यामितीय अर्थ। अब उसमें क्या होगा, ज्यामितीय रूप से जो ग्राफ में हम क्या करते हैं जो ड्रॉ करेंगे, जो भी हमको लाइन मिलेगा प्रतिच्छेदी और समांतर ये सब है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहला नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट में क्या है, ये a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। अगर ये कहीं लिखा है तो आपको क्या समझना है, इसको देख के ये समझना रहेगा कि कौन सा हल हमको प्राप्त होगा, अद्वितीय हल हमको प्राप्त होगा, ये हमको समझना है, ठीक है स्टूडेंट। अद्वितीय हल प्राप्त होगा, और जब अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो अब क्या होता है, ज्यामितीय अर्थ में क्या होगा, जो ग्राफ हमको दिखता है उसमें कैसा हमको दिखाई देगा, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं दिखाई देंगी, ठीक है। अब 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं से आप क्या समझते हैं, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब देखिए एक रेखा कौन सी है, रेखा मतलब एक लाइन, ये देखिए ये एक रेखा हो गई समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी रेखा कौन सी है, दूसरी रेखा क्या कर रही है, उसको क्रॉस करके जा रही है, उसको टच करके आगे नहीं कर रही। प्रतिच्छेद करना मतलब यहाँ पे उसको क्रॉस करके उसको काटना, ठीक है। 2 रेखाएं एक दूसरे से कट रही है, ये सबसे इजी है आपको समझने के लिए। 2 रेखाएं कहीं भी कैसे भी जब एक दूसरे को काटती है तो वो रेखाएं क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और जब इस टाइप का कहीं आपको ड्रॉ दिखाई देगा तो उसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल है। और कहीं ऐसा दिखाई देगा कि सीधा इसको शॉर्ट में आपको याद करने का सबसे ये है, a बराबर नहीं है b के, ठीक है। तो a1 बटे में a2 b1 बटे में b2 ये आप याद कर सकते हैं अपने याद रखने के लिए, अगर आप कंफ्यूज ना होंगे तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं लाइन आपको ड्रॉ करके यहाँ पे बता दी हूँ ताकि आप क्या हो, कंफ्यूज ना हो और एकदम क्लियर रहे, आपको समझ में आ जाए। तो ये देखिए एक दूसरे को काट रही है, कैसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ऐसे भी काट सकती है, ठीक है। बस ये 2 रेखाएं जो है वो आपस में एक दूसरे से को क्रॉस करेंगी, काटेंगी। अब देखिए दूसरे शर्त में आते हैं, दूसरे शर्त में क्या बोला है, a1 बटे में a2 बराबर तो है, इसके जस्ट उल्टा देखिए, इसमें बराबर नहीं था, ये याद करने का सबसे इजी तरीका है। इसमें बराबर नहीं था लेकिन इसमें बराबर है, लेकिन जब ये बराबर है तो क्या बराबर नहीं होगा, सी वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं उसको, ए भी बराबर नहीं था फर्स्ट में अद्वितीय हल में, और दूसरे वाले में क्या आ रहा है, इसमें तो बराबर है ए बी लेकिन बराबर नहीं है क्या, सी बराबर नहीं है, ठीक है। और जब इस टाइप का कहीं लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या है, कोई भी हल हमको प्राप्त नहीं होगा, हमको किसी का भी आंसर नहीं मिलेगा। और जब किसी का भी आंसर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, 2 समांतर रेखाएं, समांतर से आप क्या समझते हैं, पैरेलल मतलब वो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। ये देखिए इसका अपोजिट, ये 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब एक दूसरे को हमेशा काटेंगी ये रेखाएं। और ये जो 2 मैं अगला ड्रॉ कर रही हूँ वो उसको अनंत तक हम कितना भी आगे बढ़ाएं वो कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये देखिए ये रेखा को मैंने ए नाम दे दिया, ये रेखा को मैंने बी नाम दे दिया, समझ लीजिए, ठीक है। ग्राफ में कहीं ड्रॉ हुआ ये आपको समझना है। और ये देखिए दोनों समांतर रेखाएं हैं ना, इसको आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ये देखिए ये भी तो समांतर रेखा है, ये भी एक दूसरे को कितना भी हम इसको आगे बढ़ा ले लेकिन ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। इसको मान लो क्या नाम दे दिया, एल और एम नाम दे दिया, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ करके आपको बताया स्टूडेंट, ये समांतर रेखाएं हैं जो कभी आगे भी बढ़ेगी तो ऐसे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो कोई भी हल के लिए
ये वाला लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, दो समांतर रेखाएं। अब यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में आते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को मिक्स करके लिया, समझ लीजिए A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 के, वो भी बराबर है C1 बटे में C2 के, मतलब तीनों क्या है, बराबर है, कोई एक दूसरे को बराबर नहीं है वाला बात ही नहीं है यहाँ पे। बस आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अनंत या अनेक हल प्राप्त होंगे। समीकरण निकाय के हल में कौन सा हल हमको प्राप्त होगा, इस कंडीशन के लिए अनंत या अनेक हल प्राप्त होंगे। अब जब ये हल प्राप्त हो रहा है तो जब अगर हम ग्राफ में जाते हैं तो अब इसको कैसे समझेंगे, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं मतलब क्या होता है, जैसे कोई ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है छोटा सा, मैंने ऐसे रफ में बना रही हूँ। ये देखिए ग्राफ है, यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, ये देखिए ये बना हुआ एक्स अक्ष और वाई अक्ष मैंने यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे देखिए संपाती रेखाएं मतलब क्या होता है, सीधी एक लाइन में, ये देखिए सीधी एक लाइन में जा रही है। ये क्या है, ये रेखा क्या है, ये वाली रेखा संपाती रेखा, इसी को क्या बोलते हैं, संपाती रेखा। जब इस टाइप का कहीं आंसर मिलेगा इसका मतलब क्या है, अनंतः अनेक हल प्राप्त होंगे, मतलब उसका शर्त क्या होगा, A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 के, फिर बराबर है C1 बटे में C2। कैसे आपको समझना है, ठीक है। और हो सकता है ये रेखा इधर भी ऐसे मिले नीचे जाके, ऐसा भी हो सकता है, सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन हो, एक स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए, ठीक है। और ये रेखा को जैसे कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको भी, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ऐसे समझ लीजिए नाम, ठीक है स्टूडेंट। मतलब ये देखिए रेखा एक सिंगल लाइन ऐसा भी हो सकता है, एक सिंगल लाइन ऐसा भी हो सकता है, एक सिंगल लाइन ऐसा भी हो सकता है, हाँ कुछ भी लाइन आप ले सकते हैं। एक मैं ये आपको समझा दी और एक ये वाला समझा दी, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको उसको समझना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सबसे इजी तरीका है आपको समझने का। यहाँ पर ये भी शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो A बराबर नहीं है B के, A भी तो बराबर है पर C बराबर नहीं है, तीसरे में क्या तीनों बराबर है। ये बहुत शॉर्ट तरीका है इसको समझने का, ठीक है। तो बस उसको एग्जाम में अगर आए तो आपको ऐसे सिस्टमेटिक लिखना है, और ये लाइन ड्रॉ करके मैं इसलिए बताई हूँ ताकि आप क्लियर हो, और हमेशा कंपेयर करके आप पढ़ो, तीनों को हमेशा कंपेयर करके पढ़ोगे आप तो याद रखोगे हमेशा, कभी आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको समझना है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए ये बात। ये कैसे बैठेगा, तीनों को एक दूसरे से कंपेयर करने, देखिए मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे बता दिया तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस उसको ऐसे ही आपको समझना है स्टूडेंट्स। अब हम 5वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 5वें नंबर में क्या बोला है, 9, 12, 15 एक श्रेणी हमको दिया गया है यहाँ पे, उसमें हमको 16वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। हमको 16वां पद ज्ञात करना है। इसके लिए दिख रहा है सीधा प्रथम पद क्या है, A है, A क्या है 9 है, देखिए 9 है प्रथम पद। और सर्वांतर कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाना है ना, 12 को 9 से घटाना, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो वही क्या है सर्वांतर D, जिसको D से हम दर्शाते हैं। अब यहाँ पे nवां पद बोला है तो हम उसका सूत्र लगा देंगे A + n - 1 इंटू D। अब यहाँ पे बस उसका वैल्यू पुट कर देंगे। A के बदले मैंने क्या लिखा 9, D के बदले मैंने क्या लिखा, यहाँ पे देखिए D के बदले मैंने यहाँ पे 3 लिखा, A के बदले 9। अब यहाँ पे 16वां पद, क्योंकि n का मान 16 है, 16वां पद है यहाँ पे, 16 पद हमको ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पे n के बदले में क्या लिख दिया मैंने, 16 लिख दिया। बस इसको हल कर देंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला को हल करते हैं हम। 16 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 15। और यहाँ इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, गुणा का चिन्ह है। चिन्ह अगर नहीं भी लिखा तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, गुणा है। तो 15 आया, 15 को 3 से गुणा करें कितना आया, 45 आया। 45 को 9 से हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 54। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए कितना ईजी है। बस इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। बस उसको ऐसे हमको सॉल्व करना है, समझना है स्टूडेंट। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला हमको, समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। ये हमको समझना है कि समांतर श्रेणी का nवां पद होता क्या है, वो है क्या। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना कि A1, A2, A3 एक क्या है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। हमको भी कोई भी नंबर नहीं पता, कुछ भी हमको नहीं पता, हम सिर्फ उसको समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे A को ही लिया और इसको A1, A2, A3 मान लिया, ठीक है। ये पहला पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, ऐसे करके हमने एक श्रेणी बना लिया। और हमने क्या बोला, ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, जिसमें क्या है, प्रथम पद A है और सर्वांतर D है। यहाँ पे देखिए प्रथम पद A और सर्वांतर D, मतलब बाद वाले पद को पहले वाले पद से घटाना, ठीक है। सर्वांतर को क्या बोला, D माना। अब यहाँ पे देखिए तब प्रथम पद मतलब पहला वाला पद A1 बराबर हमने क्या लिया, A लिया, ठीक है। प्रथम पद तो वही मानते हैं ना। और यहाँ पे A1 यहाँ पे लिखा हुआ है, A1 बराबर A है। अब यहाँ पे देखिए सेम वैसे द्वितीय पद हमने क्या लिया, A2। ये देखिए A1 के बाद हमने क्या आया, दूसरा पद A2 आया। अब A2 आया तो A के साथ क्या जुड़ गया, D जुड़ गया, प्रथम पद और साथ में सर्वांतर जुड़ गया, ठीक है, A + D। अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है A + n - 1 इंटू D वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए उसी फॉर्मूले में रखते हैं। अगर द्वितीय पद बोला है, कौन सा पद, दूसरा पद, मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है A + n - 1 इंटू D। अगर ये आपको याद है, अगर हम इस n के बदले में क्या रखें, 2। अब 2 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि द्वितीय पद बोला है, क्या बोला है, द्वितीय पद, दूसरा पद, इसलिए n के बदले में मैंने अगर 2 रखना है
तो दे देखिए n के बदले में मैंने 2 रखा, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, एक d बचेगा, 1d है ना। तो यही ये लिखा है a प्लस डी मतलब क्या है, यही है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ a प्लस डी आने का रीज़न क्या है, ये रीज़न है कि n के बदले में 2 रखा गया। तो हमारा द्वितीय पद हम उसको ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। सेम वैसे क्या है, तृतीय पद मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। अब ये a प्लस 2d कहाँ से आया, सेम वैसे यहाँ से आया। इस n के बदले में हमको क्या लिख देना है, तृतीय पद बोला है, तीसरा पद, इस n के बदले में 3, मतलब इस n के बदले पहले एक बार 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, ऐसे करके पूरा हम उसको हल करते जाएंगे। अब जब हम n के बदले में यहाँ पे जो तृतीय पद है इसलिए हमने यहाँ पे a3 लिया। अब a प्लस 2d, अब a प्लस 2d यहाँ पे ये कैसे आया, a प्लस 2d, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे a प्लस n के बदले में क्या लिखा, तृतीय पद है इसलिए n के बदले में 3। अब 3 3 1 होगा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2d का गुणा हो जाएगा, 2d हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2d है, वही वाला है ना। तो 3 3 1 मतलब कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। सेम वैसे यहाँ पे अगर चौथा पद का हम बात करें, a4 बराबर a प्लस 3d। अब यहाँ पे a प्लस 3d कैसे है, सेम n के बदले में क्या लिखा, चौथा पद ज्ञात करने, इसलिए n के बदले में 4, 4 में से 1 जाएगा 3 और d का गुणा हो जाएगा, तो 3d बन गया ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखे, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी मतलब a प्लस 3d होता है। सेम वैसे ही पाँचवा पद है, पाँचवा पद में भी a5 बराबर a प्लस 4d। अब a प्लस 4d कैसे है, सेम वैसे ही n के बदले में पाँचवा पद बोला है तो n के बदले में 5 लिखा, 5 रीड 1, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4d हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आया, 4d हुआ। 4d को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1, क्योंकि पाँचवा पद बोला था इसलिए n के बदले में यहाँ पे क्या आया, 5 आया है। ऐसे आपको समझना है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अतः हम यह देखकर हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि nवां पद क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए a1 बराबर a है, a2 बराबर a प्लस डी है, a3 बराबर a प्लस 2d है, a4 बराबर a प्लस 3d है, a5 बराबर a प्लस 4d है। तो सेम वैसे an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक है। क्या होगा, nवां पद यहाँ पे क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वो अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा अच्छे से, इसलिए मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि आपको उसको रट के नहीं जाना है एग्जाम में लिखने के लिए, आपको उसको समझ के जाना है। ये फॉर्मूला वैसे ही आपको याद है, ये वाला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको ये पता है कि आपको ऐसे लाना है, ठीक कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर जब पहला पद बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ a आ गया है, पहला पद बोला है। तो अब जब द्वितीय पद का बात कर रहा है तो यहाँ पे 2 माइनस 1 इंटू डी आया है। जब तीसरे पद का बात किया है तो 3 माइनस 1 इंटू डी आया है। जब चौथे पद का बात किया है तो 4 माइनस 1 इंटू डी आया है। और पाँचवें पद का बात किया है तो 5 माइनस 1 इंटू डी आया है। इसीलिए जब हम nवें पद का बात करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू डी आएगा, ठीक है। यही मेरे को समझाना था, यही मेरे को समझाना था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला आया है तो वही रहेगा, दूसरा आया है तो 2 माइनस 1, तीसरा है तो 3 माइनस 1, चौथा है तो 4 माइनस 1, ठीक है। वैसे अगर nवा है तो n माइनस 1, तो उसी से ये वाला फॉर्मूला बनना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही मेरे को समझाना था स्टूडेंट, यही आपको पूछा है कि समांतर श्रेणी में nवां पद क्या है, तो समांतर श्रेणी में nवां पद ये है, ठीक है। इतना आपको लिखना है स्टूडेंट्स। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें प्रश्न नंबर दूसरे में क्या बोला है कि रेखाखंड बोला है वो कितना है, 8x इकाई लंबाई का है। अब हमको क्या बोला है, वो रेखाखंड क्या है, ए बी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, उसे 2 बराबर भागों में बांटना है। तो हम उसको कैसे बांटेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे देखना है हमको, माना कि रेखाखंड ए बी पर कोई बिंदु सी है जो ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना, क्या करके, ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाती हूँ ड्रॉ करके। यहाँ पे देखिए, ये एक रेखाखंड है, यहाँ मैंने एक रेखाखंड बना लिया, ठीक है। एक रेखाखंड बनाया जिसको क्या नाम दिया, ए बी। यही तो बोला है ना, रेखाखंड ए बी। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको ए नाम दिया और इसको क्या नाम दिया, बी नाम दिया। अब क्या बोला है, उस पर कोई बिंदु सी है जो ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है। यह समझ लीजिए सीधा एक, ये क्या है, एक रस्सी है, समझ लीजिए, ठीक है। एक ये कपड़ा सुखाने वाला रस्सी है। अब उसको हमको क्या करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एकदम सेंटर जो बीच वाला पॉइंट है वहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इसका एकदम बीच वाला पॉइंट अगर मैं ये है, ठीक है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, बिंदु सी नाम दिया, ठीक है। इसको क्या नाम दिया, बिंदु सी नाम दिया। ये देखिए हमारे पास एक रेखाखंड है ए बी, जिसका बीच वाला बिंदु क्या है, कोई बिंदु सी लिया है, बोला है, जो ए और बी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो ए बी को 2 बराबर भागों में बांटता है स्टूडेंट, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा जो ए और बी है वो पूरा क्या है, ए और बी क्या है 8x है, 8x इकाई का है बोला है ना। ए और बी की लंबाई जो है वो कितना बोला है 8x बोला है। अब यहाँ पे देखिए 8x को 2 बराबर भागों में बांटोगे तो कितना होगा, 8 को 4x और 4x, तो हमको ऐसे ही समझ में आ जा रहा है ना। 8 को अगर हम 8 को 2 लोगों में बांटना 8 रुपए को, तो आप कैसे बांटोगे 4 रुपये 4 रुपये में, लेकिन हम उसको पूरे सॉल्व करके हमको दिखाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जितना है ये वाला एरिया, ये वाला जितना एरिया है सेम उतना ही ये वाला एरिया भी होगा ना। और ये वाला एरिया क्या है, ये AC है, इसको क्या बोलेंगे A और C, और सेम वैसे ये वाला एरिया को क्या बोलेंगे C और B, या B और C कुछ भी बोल सकते हो, B और C या C भी कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन मैंने यही लिखा है AC बराबर BC, यहाँ पे देखिए AC बराबर BC, ठीक है। ये दोनों क्या है बराबर है, ये जितना होगा ये भी इतना होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा मैंने लाइन लिया है, ये पूरी लाइन क्या है मेरा AB, ये पूरा लाइन क्या है AB, तो AB बराबर क्या होगा, ये धन ये है ना, इतना और इतना को अगर हम प्लस करते हैं, AC और BC को अगर हम प्लस करते हैं तब हमको क्या मिलेगा, ये पूरा AB मिलेगा ना हमको, ये वाला यही मैंने लिखा है यहाँ पे AB बराबर AC धन BC, ठीक है, AC धन BC ये है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने AC क्यों लिखा ये मैं आपको बताऊंगी अभी फिर से। यहाँ पे देखिए AC धन BC ये हो गया। अब यहाँ पे भी मैंने वही लिखा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ मैंने जो BC है उसको मैं मिटा के यहाँ क्या कर दूंगी AC, क्यों मैं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने साफ यहाँ पे बता दिया ये दोनों बराबर है, हम किसी को भी किसी के बदले लिख सकते हैं, है ना। AC के बदले BC लिख सकते हैं, BC के बदले AC लिख सकते हैं, तो मैंने क्या करा B और C के बदले क्या लिखा मैंने AC लिख दिया, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे देखिए एक AC और एक AC मिलके क्या बनाया 2 AC बना लिया, तो 8x बराबर क्या बन गया मेरा 2 AC बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्योंकि हमको AC का मान ज्ञात करना है और 2 इसके साथ गुणा में था तो 2 इधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब 8x को मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, 2 गुणा 4 में तोड़ सकती हूँ, 4 दूनी 8 होता है, 4x में एक साथ लिखी 2 को अलग कर दिया, अब 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास क्या बचा 4x इकाई बचा, ठीक है। यही 4x इकाई क्या है, यहाँ भी 4x होगा और यहाँ भी, ये मैं आपको चलो ठीक है रहने दीजिए नहीं मिटाते इसको। अब 8x मतलब ये पूरे का था और ये क्या हो जाएगा, ये 4x हो गया, AC और BC भी क्या है 4x है, 4 और 4 मिलके 8x बनाएगा ना, दोनों को जोड़ेंगे तो AC बराबर BC बराबर 4x इकाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने AC सबसे पहले 4x हमारे में आंसर लिया है, अब हमें क्योंकि पता है AC बराबर BC होता है इसलिए दोनों के बराबर मैंने 4x लिखा। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, रेखाखंड के दोनों बराबर भागों की लंबाई कितनी होगी 4x इकाई होगी, ठीक है स्टूडेंट। इसको ऐसे हमको समझना है, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या बोला हमको प्रश्न में, आयताकार कोई बगीचा है, उसका क्षेत्रफल हमको बता दिया है, उसका चौड़ाई हमको बता दिया और उसका लंबाई हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले जो दिया है हम उसको पहले सिस्टमेटिक लिख लेंगे। दिया है क्या दिया है, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 65x² वर्ग मीटर। आयताकार बगीचे की चौड़ाई कितना दिया है हमको 5x मीटर। अब आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, इसका सूत्र क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, जिसमें से एक चीज आपको दिया है क्या दिया है चौड़ाई, आपको लंबाई नहीं पता, तो जिसका आपको मान पता है उसका हम यहाँ मान रख देंगे। जैसे क्षेत्रफल का मान हमको पता है 65x² हमने लिख दिया, लंबाई हमको नहीं पता यही हमको निकालना है, ठीक है। और हमारा चौड़ाई हमको पता है 5x, तो सबसे पहले हमने जो पता था वो लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमको लंबाई निकालना है और 5x इसके साथ गुणा में था तो 5x इधर आके नीचे आके बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। गुणा था इधर आके भाग हो गया, तो ये देखिए 65 के पास आ गया नीचे वो और भाग हो गया, गुणा से भाग में बदल गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना हमको 65 और x की घात 2 मतलब x का 2 बार गुणा, ये देखिए x और x, तो मैंने उसको अलग अलग करके लिख लिया। यहाँ भी 5 गुणा x मैंने लिख लिया, तो 1x कट गया, ऊपर में क्या बचा सिर्फ 65 और ये वाला x बचा था, ठीक है। अब 5 को इससे कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, लेकिन यहाँ तो 6 था तो 1 बचा ना, तो ये 1 और 5 मिल गया 15 बना, तो 5 दिया 15, तो इसलिए आंसर क्या आया मेरा 13 आया, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 13x मीटर, यही हमको निकालना था, क्या होगा अतः बगीचे की लंबाई कितनी होगी 13x मीटर होगी, यही हमको निकालना है स्टूडेंट। और जितने भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं, आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।